क्या आपको लगता है कि आप जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है? ये मजेदार फिजिक्स और केमिस्ट्री के फैक्ट्स आपको सब कुछ फिर से सोचने पर मजबूर कर देंगे। टेल मी व्हाई में आपका स्वागत है, जहां हम सबसे क्रेजिएस्ट, सबसे मजेदार फिजिक्स और केमिस्ट्री के अजूबों के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में आपको कभी पता नहीं था। मुझे बताओ कि कुछ मटेरियल्स बिजली क्यों कंडक्ट करते हैं जबकि दूसरे नहीं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मटेरियल्स जैसे मेटल्स बिजली कंडक्ट करने में अच्छे क्यों होते हैं, जबकि दूसरे जैसे रबर इसे रोकते हुए दिखते हैं? यह सब इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहते हैं। इसे एक भीड़ भरे हॉलवे की तरह समझो। जब बिजली आती है तो वे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से एक दूसरे से टकराकर इलेक्ट्रिकल चार्ज को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर्स वे अलग होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स उन बच्चों की तरह होते हैं जो स्कूल में अपनी कुर्सियों से चिपके रहते हैं, अपनी जगह पर फंसे हुए। इसलिए हम खुद को बिजली के झटकों से बचाने के लिए इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे उन तारों के चारों ओर रबर कोटिंग जो आप हर दिन देखते हैं। मुझे बताइए कि उबलते पानी में बुलबुले क्यों उठते हैं? क्या आपने कभी पानी के एक बर्तन को उबलते हुए देखा है और सोचा है कि उन नाचते बुलबुले वाले पानी के अंदर क्या हो रहा है? जब हम गर्मी बढ़ाते हैं तो हम उन पानी के मॉलिक्यूल्स को तेज से हिलाते हैं। वे तेज और तेज वाइब्रेट करने लगते हैं, ज्यादा एनर्जी के साथ एक दूसरे से टकराते हैं। अब पानी के मॉलिक्यूल्स एक साथ रहना पसंद करते हैं। वे सबसे अच्छे दोस्तों की तरह हैं। लेकिन जब उन्हें गर्मी से पर्याप्त एनर्जी मिलती है तो वे कहते हैं बाय बाय और भाप नाम की गैस में बदल जाते हैं। ये लोगों की एक व्यवस्थित लाइन से एक वाइल्ड, हाथ हिलाने वाली डांस पार्टी में जाने जैसा है। तो उन भाप वाले पानी के मॉलिक्यूल्स को नाचने के लिए और जगह चाहिए होती है और वे अपना रास्ता ऊपर की ओर धकेलते हैं, बुलबुले बनाते हैं जो सतह पर उठते हैं। दोस्तों, यही उन मंत्र मुग्ध कर देने वाले उबलते बुलबुलों के पीछे का विज्ञान है। मुझे बताओ कि केमिकल रिएक्शंस गर्मी क्यों छोड़ते हैं? कभी देखा है कि कैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस जैसे माचिस जलाना सच में चीजों को गर्म कर देते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स, वो छोटी छोटी ताकतें जो एटम्स को एक साथ पकड़ी रहती हैं, एनर्जी के छोटे छोटे स्टोर हाउस की तरह होती है। और जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बनते हैं तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जानी ही चाहिए। कभी कभी ये गर्मी के रूप में निकलती है और चीजें गर्म हो जाती हैं। लकड़ी जलाने के बारे में सोचो। उस लकड़ी के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो केमिकल बॉन्ड्स से एक साथ बंधे होते हैं। जब हम गर्मी देते हैं, जैसे माचिस जलाना, तो हम उन मॉलिक्यूल्स को अपने बॉन्ड्स तोड़ने के लिए पर्याप्त एनर्जी देते हैं। और जैसे ही वे टूटते हैं और हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं जो गर्मी और लाइट के रूप में एनर्जी छोड़ते हैं, जिससे वो आरामदायक कैंप फायर की चमक बनती है। जंग लगना भी एक और उदाहरण है, हालांकि यह बहुत बहुत धीरे होता है। लोहा हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग कहते हैं। बताओ कि अंधेरे में चमकने वाली चीजें काम क्यों करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे में चमकने वाले तारे लाइट बंद होने के बाद भी आपके कमरे को कैसे रोशन करते हैं? इसका राज फास्फोरस नाम के खास पदार्थ में छिपा है। ये चालाक पदार्थ प्रकाश ऊर्जा को सोख सकते हैं और फिर धीरे धीरे समय के साथ उसे छोड़ते हैं, जिससे वह अजीब सी शानदार चमक पैदा होती है। जब आप किसी अंधेरे में चमकने वाली चीज को रोशनी दिखाते हैं तो वे फास्फोरस खड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। वे उन प्रकाश कणों को वैसे ही सोख लेते हैं जैसे एक स्पंज पानी सोखता है। फिर जब लाइट बंद हो जाती है तो फास्फोरस उस जमा की हुई ऊर्जा को धीरे धीरे रोशनी के रूप में छोड़ते हैं, जिससे वह ठंडी चमक पैदा होती है। कुछ फास्फोरस अपनी ऊर्जा जल्दी छोड़ते हैं, जिससे एक तेज लेकिन कम समय तक रहने वाली चमक पैदा होती है, जबकि कुछ अपना समय लेते हैं, जिससे एक हल्की लेकिन लंबे समय तक रहने वाली चमक पैदा होती है। मुझे ये बताओ कि एक मिरर लेफ्ट और राइट क्यों फ्लिप करता है, लेकिन ऊपर और नीचे क्यों नहीं? मिरर वो चमकीली सतहें जिनसे हमारा हर दिन सामना होता है, जादुई पोर्टल्स जैसे लगते हैं,
जो हमारी इमेज को हम तक वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन इन रिफ्लेक्शंस के पीछे का साइंस असल में बहुत सीधा साधा है। आप देखिए, लाइट सीधी लाइनों में ट्रैवल करती है। जब वो लाइट रेज एक मिरर जैसी स्मूथ सतह से टकराती है तो वो उसी एंगल से टकराकर वापस आती हैं जिस एंगल से वो हिट हुई थी, जैसे एक परफेक्टली फेंका गया बाउंस पास। अब यहां से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। हमारा दिमाग उन रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को ऐसे इंटरप्रेट करता है जैसे वो मिरर के पीछे से सीधी लाइन में ट्रैवल करके आई हो। ये ऐसा है जैसे हमारा दिमाग हमारी आंखों से मिरर तक एक इमेजिनरी लाइन खींच रहा हो और फिर उसे मिरर के पीछे तक बढ़ा रहा हो ताकि एक वर्चुअल इमेज बन सके। और जिस तरह से लाइट मिरर से टकराकर वापस आती है, उसकी वजह से यह वर्चुअल इमेज हॉरिजॉन्टली फ्लिप हुई दिखती है। मुझे बताओ कि बिजली सूरज से ज्यादा गर्म क्यों होती है? बिजली, आकाश में चमकने वाली वो बिजली की लकीरें एक जबरदस्त ताकत हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली का एक सिंगल बोल्ट सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म हो सकता है? जी हाँ, करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस या 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। थंडर क्लाउड बड़े बड़े इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर की तरह होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज होता है। जब बादल और जमीन के बीच इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है तो ज़ैप, इलेक्ट्रॉनों का एक बहुत बड़ा बहाव हवा से होकर गुजरता है जिससे बिजली चमकती है। इलेक्ट्रॉनों का यह बहाव इतना ताकतवर होता है कि यह अपने रास्ते में आने वाले हवा के मॉलिक्यूल्स को चीर देता है और प्लाज्मा का एक सुपरहीटेड चैनल बनाता है। मुझे बताओ कि गिरा हुआ सिक्का पानी और हवा में अलग अलग आवाजें क्यों करता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि पानी के अंदर आवाजें कैसे बदल जाती हैं? एक सिक्के को पूल में गिराओ तो उसकी आवाज फुटपाथ पर गिराने से अलग आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्वनि तरंगें, वो कंपन जो हवा या पानी जैसे माध्यम से ट्रैवल करती हैं, माध्यम के घनत्व के आधार पर अलग तरह से बिहेव करती हैं। हवा में वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर फैले होते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगों को टक्करों के बीच थोड़ी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन पानी में वो मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ध्वनि तरंगें बहुत तेजी से जाइब कर सकती हैं। पानी हवा से बहुत ज्यादा घना भी होता है, जिसका मतलब है कि इसे दबाना और कंप्रेस करना ज्यादा मुश्किल है। यह घनत्व ध्वनि तरंगों को अपनी ऊर्जा बनाए रखने और ज्यादा दूरी तक बिना ज्यादा इंटेंसिटी खोए ट्रैवल करने की अनुमति देता है। बताइए, नमक पानी में क्यों घुल जाता है? हम सब ने देखा है, पानी के ग्लास में नमक छिड़कें, उसे हिलाएं और पुफ, नमक गायब होता हुआ लगता है। लेकिन डरिए मत, नमक पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है। ये बस एक कमाल के बदलाव से गुजरा है जिसे घुलना कहते हैं। पानी के अणु छोटे मैग्नेट जैसे होते हैं जिनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सिरा होता है, और नमक ये पॉजिटिव चार्ज वाले सोडियम आयनों और नेगेटिव चार्ज वाले क्लोराइड आयनों से बना होता है। सभी एक क्रिस्टल जाली में करीने से व्यवस्थित होते हैं। जब नमक पानी से मिलता है तो पानी के अणु बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। पानी के अणुओं के पॉजिटिव सिरे नेगेटिव क्लोराइड आयनों पर टूट पड़ते हैं, जबकि पानी के अणुओं के नेगेटिव सिरे पॉजिटिव सोडियम आयनों को घेर लेते हैं। ये रस्साकशी नमक के क्रिस्टल को एक साथ पकड़े रखने वाले बॉन्ड को कमजोर कर देती है और आखिर में पानी के अणु आयनों को अलग कर देते हैं। हर आयन को पानी के अणुओं के एक आरामदायक गोले में घेर लेते हैं। मुझे बताओ, हवाई जहाज क्यों उड़ सकते हैं? क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए एक विशाल हवाई जहाज को देखा है और सोचा है कि वह चीज कैसे ऊपर टिकी रहती है? हवाई जहाज के उड़ने का रहस्य उनके पंखों के शानदार डिजाइन में छिपा है और हमारे दोस्त हवा के दबाव की थोड़ी मदद से। हवाई जहाज के पंख खास तौर पर ऊपर से घुमावदार होते हैं और नीचे से ज्यादा सपाट होते हैं। इस आकार को एयरफॉइल कहते हैं और यह लिफ्ट पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। यह ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करता है और विमानों को हवा में रखता है। जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता है, हवा पंख की ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर से बहती है। पंख के पिछले हिस्से में मिलने के लिए ऊपर से बहने वाली हवा को तेजी से चलना पड़ता है, जिससे पंख के ऊपर कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। मुझे बताओ कि रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज अलग क्यों लगती है? क्या आपने कभी अपनी आवाज रिकॉर्ड की है और उसे दोबारा सुनकर चौंक गए हैं, ये सोचते हुए कि क्या मेरी आवाज सच में ऐसी ही लगती है?
चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोगों को अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज थोड़ी अजीब लगती है और इस घटना के लिए एकदम सही वैज्ञानिक कारण है। जब आप बोलते हैं तो आप अपनी आवाज दो तरीकों से सुनते हैं, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के जरिए। एयर कंडक्शन आवाज सुनने का सबसे जाना पहचाना तरीका है, जहां आवाज की तरंगें हवा में ट्रैवल करती हैं और हमारे कान के पर्दे को वाइब्रेट करती हैं। लेकिन हमारी अपनी आवाज अंदरूनी तौर पर भी ट्रैवल करती है, हमारी खोपड़ी की हड्डियों को वाइब्रेट करती है और सीधे हमारे अंदरूनी कान तक पहुंचती है। ये बोन कंडक्शन पाथवे हमारी आवाज की कम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, जिससे ये हमें ज्यादा रिच और भरी हुई लगती है। हालांकि जब हम अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं तो माइक्रोफोन सिर्फ हवा में ट्रैवल करने वाली आवाज की तरंगों को ही पकड़ता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये साइंटिफिक मिस्ट्री सुलझाने में मजा आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना और ऐसे और इंटरेस्टिंग साइंस कंटेंट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। जिज्ञासु बने रहें।